हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड, बेस एंड क्या है साल्ट, मतलब अम्ल, क्षारक और लवण। तो इसमें बच्चों हम लोग जो है अभी तक 3 लेक्चर्स देख चुके हैं, मतलब आर्हेनियस कंसेप्ट तक हो चुका है कि क्या होता है अम्ल, क्या होता है क्षार, न आर्हेनियस की अवधारणा के अनुसार। तो जिन्होंने ना देखा हो प्लीज़ वो प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे लिखा है क्लास 10th केमिस्ट्री ना क्लास 10th साइंस। तो आप जा कर के उसमें जो है देख सकते हैं सारी की सारी वीडियोज़। और बच्चों बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है, सिर्फ़ और सिर्फ 100% NCERT जो आपका सिलेबस है। यही सिलेबस नीट के लिए होता है, यही सिलेबस क्या है जेई मेंस या एडवांस के लिए होता है। अगर आपने 9th से लेकर के 12th तक का अच्छे से NCERT का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ लिया तो आपका नीट में सिलेक्शन पक्का है। और आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ लिया तो आपका जेई मेंस और एडवांस में सिलेक्शन पक्का है। तो ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे इसके लिए हम जो है पेपर और पेन जो है से बनाएंगे वीडियो, ताकि डिस्ट्रैक्शन कम हो बोर्ड को देखने में, टीचर के नखरे नौटंकी देखने में, न उनके चिल्लाने के तरीके में, इन सब में आपका ध्यान क्या भंग ना हो, पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि रिवीजन भी अच्छा हो सके। तो आज हम लोग जो है चौथा लेक्चर करेंगे और आप जैसा देख रहे हैं कि हमारे चौथे लेक्चर में ये है आज कि भैया जो अम्ल हमारे पास होते हैं या जो क्षारक हमारे पास होते हैं वो धातुओं के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास अम्ल या देखिए क्षारक न धातुओं के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट विद मेटल्स। तो बेटा 2 चीज़ें इसमें आई। पहली चीज़ क्या आया अम्ल, और दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आया क्षारक। अम्ल भी और क्षारक भी धातुओं से अभिक्रिया कैसे करता है, यही हमको देखना है। तो चलिए अब हम लोग जो है अपना जो है टॉपिक स्टार्ट करते हैं। बच्चों आप भी जो है टाइम वेस्ट ना करिए, ज़्यादा से ज़्यादा NCERT पढ़िए और ताकि क्या हो अच्छे से आपका हर जगह सिलेक्शन हो और बोर्ड में भी अच्छा नंबर आपको प्राप्त हो। चलिए तो बेटा पहली हमारी हेडिंग होगी, इसीलिए हम एकदम जो है साथ में आपको दिखा करके सब कुछ बना रहे हैं कि कैसे आपको नोट्स बनाने हैं, कैसे आपको बोर्ड में लिखना है, कैसे हेडिंग डालनी है, सब कुछ करना है। पहला क्या अम्ल की अभिक्रिया धातुओं से पढ़ेंगे और दूसरा पढ़ेंगे क्षारकों की अभिक्रिया क्या है धातुओं से। तो आइए बेटा पहली हेडिंग हम लोग डालते हैं अपनी, जिसको हम नाम दे रहेंगे फर्स्ट। क्या है हमारी जो रिएक्शन होगी अम्ल न की धातुओं से अभिक्रिया, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। आपसे अथवा करके ये भी पूछा जा सकता है कि जो है अम्ल धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं, या अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, या अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सा उत्पाद देते हैं। तो चलिए बच्चों तो देखते हैं हम थोड़ा सा इंग्लिश भी इसके बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल मत सोचिएगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो सिर्फ और सिर्फ हिंदी में लिखेंगे। आपको इंग्लिश पढ़ना ही पढ़ना है, आगे आपको ये ज़रूरी ही है। तो रिएक्शन ऑफ एसिड्स किसके बेटा, एसिड का, अम्ल का। रिएक्शन ऑफ क्या है एसिड्स विद द मेटल, मतलब अम्लों की क्या है क्षारों से अभिक्रिया। रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद क्या है मेटल्स। तो अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया, सॉरी क्षार वो बोल दिए थे, आप लोग खुद इतना समझदार हैं, ये थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक हो जाती है तो देख लिया करिए। तो लिखा है रिएक्शन किसकी ऑफ एसिड्स विद मेटल्स, अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया। तो बेटा हम लोग जानते हैं कि इसमें नोट्स में लिखेंगे कि क्या होगा हमारे पास अम्ल धातुओं से
अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन को हाइड्रोजन गैस के रूप में देती हैं, या बेटा आप कह सकते हैं कि उत्सर्जन करती हैं या निकालती हैं। हमको ये पता चला कि अम्ल जो है धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और क्या बेटा हाइड्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस के रूप में देती हैं या निकालती हैं हाइड्रोजन को। तो हमारे पास जो रिएक्शन होगी, पहले हम इसकी जनरल जो है इक्वेशन को लिखेंगे। जनरल इक्वेशन आप इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए बेटा क्या था, अम्ल किसकी अभिक्रिया हो रही है, अम्ल प्लस हमारे पास क्या होगी, धातु, क्या होगी, धातु लिख रहे हैं, धातुएं होगी जिसको लेंगे और उसमें क्या, फिर देखिए ये दोनों अभिकारक हो गए, आपस में अभिक्रिया करेंगे, हमने ये पहले चैप्टर में देखा था। ठीक, तो अब यहाँ पे ये क्या बनाएंगे, लवण और प्लस हमारे पास क्या होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन निकलता है लेकिन किस रूप में, गैस के रूप में, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु कभी सिंगल नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन गैस हमको प्राप्त हुआ। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है ना, अथवा करके क्वेश्चन को मॉडिफाइड करके, कि अम्ल की जो है धातुओं से अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो बेटा ये हमारे पास क्या हुआ, एसिड, ये क्या हुआ हमारे पास बताइए, मेटल्स, और ये क्या हुआ, साल्ट, और ये क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस। तो आइए हम देखते हैं, इसको भी आप लिख लीजिए ताकि समझ में आए, आप हिंदी इंग्लिश दोनों लेके चलिए। एसिड है बेटा, ये हमारे पास क्या है, मेटल है, और ये हमारे पास क्या, मेटल्स है। ठीक है, धातुएं हमने बोला है, तो ये क्या हो गया, साल्ट हुआ ना, और ये हमारे पास क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस। तो H2 को हम ऐसे लिख देते हैं तो हाइड्रोजन गैस हो जाता है, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब बेटा हम लोग क्या देखेंगे, एग्जाम्पल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, एग्जाम्पल को देखेंगे। आइए देखते हैं। ये साधारण जो है अभिक्रिया थी, अब इसी को हम देखेंगे। तो बेटा हम कहे हैं कि अम्ल, तो पहले हम क्या ले रहे हैं, अम्ल ले रहे हैं। तो अम्ल हमारे पास है H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। अभी हम लोग सब इसी के बारे में और अच्छे से बात करके आगे बढ़ रहे हैं। तो सब पेपर बेटा आगे सरकाना है हमको। चलो बेटा, तो कह रहे हैं ये क्या हो गया, अम्ल H2SO4। इसकी अभिक्रिया हम किस धातु से करवा रहे हैं, मान लीजिए हम एक धातु ले लेते हैं जिसका नाम है जिंक। क्या है, जिंक। और अब इसकी अभिक्रिया होगी, तो देखिए ये जिंक क्या है, मेटल है, और ये क्या है, एसिड है। ये है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। जिनको नाम ना पता होगा बच्चों, ये नाम याद रखिए, और धीरे 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 क्या हो जाएगा, आपको बहुत सारे जो है नाम याद हो जाएंगे ना, सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम आपको याद हो जाएंगे। ये क्या है महाराज, हमारे पास जिंक मेटल है, सबको पता है। तो इनकी अभिक्रिया हुई, तो जिंक क्या करता है, इस अम्ल से क्या करता है, इसके हाइड्रोजन को क्या है, निकाल देता है। ये देखिए हाइड्रोजन है ना इसमें, अम्ल क्या होता था, हमने पीछे देखा, जिसमें हाइड्रोजन प्राप्त हो, जो हाइड्रोजन को निकालते हैं वही अम्ल कहलाते हैं। तो जिंक क्या करेगा, अभिक्रिया जब इससे करता है तो इसके हाइड्रोजन को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। तो ये एक प्रकार की विस्थापन अभिक्रिया भी हुई। देखिए तो बेटा जिंक इसके स्थान पर आ जाएगा और ये बना लेगा ZnSO4, जिंक सल्फेट।
और हाइड्रोजन क्या हो गया, बाहर मुक्त हो गया, किस रूप में, गैस के रूप में। तो देखिए यही वाला बात है, सिद्ध यहाँ पे हो गई। तो ये हुआ बेटा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। और ये है हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन का विस्थापन उसके यौगिक में से किसके द्वारा हुआ, जिंक के द्वारा हुआ। अभी एक ही नहीं बच्चों, अभी और देखेंगे हम लोग, बहुत देखेंगे और धीरे धीरे जो है इसको सब कर लेंगे। आइए नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग देखते हैं बेटा। मान लो हमारे पास कौन सा अम्ल है, इस बार H2SO4 न लेकर के क्या ले रहे हैं, HCl। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास रिएक्शन फर्स्ट है, ये रिएक्शन क्या है, सेकेंड। तो जब हम HCl लिए और इसकी अभिक्रिया फिर किससे करवा रहे हैं, जिंक से। किससे करवा रहे हैं, जिंक से। तब हमारे पास क्या हुआ, अब आइए फिर देखते हैं। तो ये क्या बनेगा, Zn और क्या है हमारे पास Cl2। अभी रिएक्शन को बैलेंस करेंगे क्योंकि सूत्र ही जो है ZnCl2 बनता है। देखिए ये जिंक क्या है, HCl के साथ मिल जाएगा, मतलब इस हाइड्रोजन को निकालेगा। और बात हुई है कि हाइड्रोजन कभी अकेला नहीं निकलता, H2 के रूप में निकलता है, परमाणु के रूप में नहीं, अणु के रूप में, गैस के रूप में निकलता है। तो द्रव्यमान क्या है, संरक्षण नियम के अनुसार क्या होता है कि हमको अभिक्रिया को बैलेंस करना पड़ता है कि उत्पाद में जितने भी परमाणु हैं उतने क्या है अभिकारक की तरफ भी होने चाहिए। तो हाइड्रोजन बच्चों यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, तो देखिए हमने 2 कर दिया। हीट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं, जिसे हम कहते हैं कि उचित संख्या से गुणा करके। तो क्लोरीन भी देखो 2 हो गया, ये 2 का गुणा इसके साथ भी, यहाँ भी, तो ये देखो 2 पहले से क्लोरीन 2 है। जिंक देखो यहाँ 1 था, जिंक यहाँ पे देखो हमारे पास क्या बेटा 1 है। अभिक्रिया हमारी क्या हो गई, संतुष्ट हो गई। तो हम लोगों ने देखा कि जिंक ने फिर क्या है हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से क्या कर दिया, विस्थापित कर देता है। तो फिर हम लोग और देखते हैं, और आगे रिएक्शन देखते हैं कि मान लो इस बार हमारे पास बेटा क्या है, कौन सा अम्ल है, HNO3 हम लेंगे, HNO3, जिसका नाम हमको लगेगा कि वो आप पहली बार सुन रहे हैं, बड़ा है उसका लिख देंगे। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो आप जानते हैं। HNO3 को बेटा हम लोग कहते हैं नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब जब नाइट्रिक एसिड है, इसकी अभिक्रिया फिर किससे करवाए, जिंक से। तो अम्ल की अभिक्रिया किससे, धातु से करवा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, फिर जिंक क्या है हाइड्रोजन को निकाल देगा और हमारे पास बचेगा बेटा Zn ना NO3, NO3। तो ये NO3 का होल ट्वाइस होगा। हमने 9th में आपको सूत्र बनाना सिखाया था, यहीं पे साइड में आपको थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि सूत्र कैसे बनता है। बेटा देखिए ये क्या होता है, जिंक पे +2 चार्ज होता है और NO3 पे क्या है -1। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 2 और यहाँ पे लिखते हैं कितने चार्ज है, 1। वो प्लस हो चाहे माइनस, इससे नहीं मतलब है। तो इस वाले का गुणा इधर किए और इस वाले का गुणा इधर किए। तो Zn देखो 1 होता है, Zn। NO3 क्या हो गया 2। तो जब NO3 2 हो गया तो NO3 को क्या करते हैं, इसीलिए होल ट्वाइस कर दिए। तो ये फार्मूला बनाया ऐसे जाता है किस पर कितना आवेश होता है। और आवेश को कैसे पता हम लोग करते हैं, जानते हैं, जो जितना इलेक्ट्रॉन देता है धनावेश, जो इलेक्ट्रॉन लेगा यौगिक बनाने के लिए वो क्या होता है, ऋणावेश। तो जिंक पे 2 चार्ज, इसका इधर गुणा, इसका इधर गुणा, अपोजिट। तो यहाँ प्लस पे 2 चार्ज होता है, इसका इधर गुणा कर दिए अपोजिट, इसका इधर, तो ये सूत्र बनता है। अब हमको अभिक्रिया को बैलेंस करना है। तो हमने देखा कि अभिक्रिया भी बैलेंस नहीं है। क्यों, इसको बताने में हमने आपको एक चीज़ अभी यहाँ पे नहीं बताई, उसको हम दूसरे पेन से लिखेंगे ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। साथ में क्या यहाँ निकलता था, H2, क्या है H2, और H2 क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन गैस। आप ये देख लिए। तो हाइड्रोजन इधर है 2, हाइड्रोजन इधर है 1,
तो हमने इसको भी क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो देखो हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ये हाइड्रोजन 2 नहीं गया, NO3 भी 2 था, देखो यहाँ लिखा है NO3 भी क्या 2 हो गया, क्योंकि इस 2 का गुणा इसके साथ। अब हम थोड़ा सा और आगे देखते हैं कि सर क्या सिर्फ जिंक ही है क्या कि जो इसे अम्ल से निकालेगा जो है हाइड्रोजन को? नहीं बेटा, और भी हमारे पास जो है यौगिक हैं जो अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, जो सक्रियता श्रेणी में, रिएक्टिविटी जो है सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर हैं, वो सभी हाइड्रोजन को क्या है उसके यौगिक में से विस्थापित कर देते हैं, जैसे हम आगे देखते हैं। मान लो इस बार हमने अम्ल लिया HCl और इसकी अभिक्रिया जिंक से न करवा करके कॉपर धातु से करवा देते हैं, तो कॉपर धातु भी आप जानते हैं क्या बनाएगा, CuCl2 कॉपर क्लोराइड ना, और उसके बाद हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। अच्छा, नाइट्रिक एसिड लिखें, इसका क्या होगा, इसका हम लोग जो है नाम लिख रहे हैं, ये थोड़ा अच्छा है, ये जिंक क्लोराइड हुआ बेटा ना, लिख दे रहे हैं जिंक क्लोराइड, ठीक। इसका नाम हुआ बच्चा क्या है, जिंक नाइट्रेट। क्या लिखेंगे, जिंक का क्या है, नाइट्रेट है। तो यहाँ पे क्या होगा, कॉपर क्लोराइड, क्या होगा बेटा, कॉपर क्लोराइड, इसे हम कहेंगे कॉपर क्लोराइड। जो आपको नाम जरूरी है वो हम लिख दे रहे हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन गैस तो है ही। तो बेटा ये HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब कॉपर धातु से अभिक्रिया करता है तो कॉपर धातु जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में से, HCl में से उसके हाइड्रोजन परमाणु को, देखो ये हाइड्रोजन परमाणु को क्या है, हाइड्रोजन गैस के रूप में निकाल देता है। तो ये क्या हुआ, विस्थापन अभिक्रिया हुई ना। तो बेटा ये हमारे पास हमने धातु को देखा। अच्छा, हम लोग और देखेंगे, एक आध दो और देख लेते हैं कि भैया जिंक निकाल रहा है, कॉपर निकाल रहा है, तो हमारे पास क्या होता है, किस प्रकार से आयरन निकालेगा, तो सब देखेंगे। तो धातुएं क्या करती हैं, हमारी अभिक्रिया करके अम्ल से क्या निकाल देती हैं, हाइड्रोजन गैस को निकाल देती हैं। देखिए बच्चों, हम लोग जो है एक अभिक्रिया और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से खूब ये डिटेल में पता चल जाए कि अब हम एक लेते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि ज़रूरी नहीं है कि आप हर बार इधर अम्ल ही लीजिए इधर धातु ही लीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप धातु की अभिक्रिया जो है अम्ल से, तो इसको पहले लिखिए चाहे इसको पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कि जैसे हमने पहले ले लिया क्या है, मैग्नीशियम धातु को, इसकी अभिक्रिया हमने करवा दी किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से। ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड हमारे पास अम्ल है, इसकी अभिक्रिया हम लोग करवा रहे हैं। तो जब इसकी मैं अभिक्रिया करवा रहा हूँ तो देखिए इस बार धातु इधर लिख दिया और क्या है, एसिड को इधर लिख दिया, तो ये हमारे पास बनाता है MgSO4, MgSO4 का होल ट्वाइस। क्या बनेगा बेटा, MgSO4 का हमारे पास होल ट्वाइस होगा, नहीं होगा होल ट्वाइस, क्यों, क्योंकि इस पे भी +2 चार्ज, इस पे भी -2 चार्ज होता है, इक्वल, ठीक है बेटा। और हमारे पास क्या प्राप्त होता है, फिर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो ये था सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या था, मैग्नीशियम। तो आप जानते हैं कि मैग्नीशियम, इस बार आपको हिंदी में अच्छे से लिख दे रहे हैं, ये है मैग्नीशियम धातु, किससे बेटा, अम्ल से। किससे, अम्ल से अभिक्रिया करता है, किससे, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक
अम्ल। तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हमको क्या मिलता है, साल्ट है। ये क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, जिसे क्या कहते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट। और बेटा हाइड्रोजन है गैस। तो अम्ल चाहे धातु से अभिक्रिया करे, चाहे धातु चाहे अम्ल से करे। जैसे कहते हैं कि खरबूजा चाहे चक्कू पे गिरे, चाकू चाहे खरबूजे पे गिरे, कटना क्या है, खरबूजे को ही। तो इसी प्रकार से अम्ल चाहे धातु से अभिक्रिया करे, धातु चाहे अम्ल से अभिक्रिया करे, क्या होगा, साल्ट, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो साल्ट मतलब लवण, ये हमने देखा। तो आपको हम एक बार रिवाइज करवाना चाहेंगे कि पीछे वाले चैप्टर में अध्याय 1 में हमने भी ये देखा था कि हाइड्रोजन गैस को उसके यौगिक से ये धातुएं क्यों निकाल देती हैं ना। देखिए जिंक निकाल रही है हाइड्रोजन को, क्या बेटा, जिंक निकाल रही है हाइड्रोजन को। देखिए जिंक क्या है, हाइड्रोजन को निकाल देती है उसके यौगिक में से। और हम यहाँ भी देख रहे हैं फिर जिंक निकाल रही है, क्या है, यहाँ से जिंक देखो हाइड्रोजन को निकाल रही है हाइड्रोजन गैस के रूप में। हम लोग और देखते हैं बेटा, तो जिंक के बाद हमारे पास क्या आ गया था, कॉपर। कॉपर को हम देख रहे हैं कि कॉपर भी हाइड्रोजन को निकाल दे रहा है। और इस लास्ट वाले में हमने देखा कि मैग्नीशियम भी जो है हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से निकाल दे रहा है। क्यों ऐसा, तो बेटा हम लोग जानते हैं कि जिंक की, कॉपर की, किसकी, जिंक की, कॉपर की और मैग्नीशियम की क्या होती है, रिएक्टिविटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम होती है, अधिक होती है। देन क्या है, हाइड्रोजन, देन हाइड्रोजन। मतलब हाइड्रोजन से जो है इन धातुओं की अभिक्रियाशीलता ज़्यादा होती है, इसलिए ये क्या है, हाइड्रोजन को उसके यौगिक में से निकाल देते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, आपको समझ में आया कि नहीं आया, हम आपको समझाने के लिए और क्या कर सकते हैं, आप हमको कमेंट के माध्यम से ये बता सकते हैं। और मुझे विश्वास है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पक्का समझ में आएगा। इसीलिए मैं कॉपी में अब बनाता हूँ कि आपका ध्यान कहीं भंग ना हो, कंसंट्रेशन बेकार ना हो, ना इधर उधर चीज़ें ना देखी जाए, सिर्फ हमारे मैटर पे। जैसे अर्जुन को द्रोणाचार्य ने कहा कि लक्ष्य पे निशाना लगाओ, और लक्ष्य क्या था, आँख। तो बेटा सिर्फ आँख दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। तो आपको रिएक्शंस देखनी है, आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, आपको साइंस पढ़ना है, तो वो कॉपी, वो पेन, वो मैटर ही केवल दिखे, बाकी कुछ ना दिखे। ना टीचर की स्टाइल, ना टीचर का कपड़ा, ना वो बोर्ड, ना वो बिल्डिंग, ना वो कमरा, ना वहाँ पे क्या बना है, ना उस दीवार में आखिर क्या कौन सी सीनरी लगी है, कौन से डायग्राम बने हैं, ये सब भी नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों ने इसको देखा कि अम्ल की धातुओं से अभिक्रिया हो गई। प्लीज़ आप चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और कमेंट के माध्यम से आप हमको अपने सुझाव ज़रूर दीजिए कि हम और किस तरीके से वीडियो बनाएं कि आपको जो है अच्छे से पूरा चीज़ें याद हो जाएं और सारी चीज़ें रट जाएं। तो बच्चों अगर आप भविष्य में, आपको पता है कि हम 10th में हैं, अभी अप्रैल में आप 11th में चले जाएंगे ना, आप या तो बायो लेंगे या तो आप क्या है, अगर साइंस के स्टूडेंट हैं या आप मैथ लेंगे, तो आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। 100% सब कुछ एनसीईआरटी ही है। तो अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, सारी चीज़ों को याद रखने के लिए, बोर्ड में 90+ लाने के लिए 100 टाइम्स एजुकेशन को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, अपना सपोर्ट और समर्थन बनाए रखिए। मैं हूँ सुधीर पांडे, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, क्षारकों की क्या है, धातुओं से अभिक्रिया कैसे होती है। आइए तो हम लोग बच्चों अब देखते हैं क्या कि क्षारक जो है धातुओं से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। चलो बच्चों, अब यहाँ पे हम
देखते हैं सॉरी ये सही नहीं है, हमको लिखना चाहिए था क्षारकों की धातु से अभिक्रिया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया बेटा बहुत क्रिटिकल होती है, आपके सिलेबस में ज़्यादा दिया नहीं गया है, एक ही अभिक्रिया है, हम लोग उसको देखेंगे। तो इंग्लिश में भी आपको डालना है रिएक्शन ऑफ बेसेस, मतलब क्षारक विद मेटल्स, मतलब क्षारक जो हैं वो क्या है, धातुओं से अभिक्रिया किस प्रकार करते हैं। आइए फिर वही होगा बेटा, चाहे अम्ल जो है धातु से अभिक्रिया करें, चाहे क्षार धातु से अभिक्रिया करें, वो निकलता क्या है, हाइड्रोजन गैस ही ना, और मुख्य उत्पाद क्या होता है, लवण होता है। तो आइए हम देखते हैं, हम लिखेंगे क्षारक भी अम्लों की भांति, मतलब जिस तरीके से अम्ल करते हैं, क्षारक भी अम्लों की भांति धातुओं से अभिक्रिया करके, धातुओं से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का बेटा उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें भी वही सेम रिएक्शन है भैया, क्षारक भी, ये जो क्षार जिसे हम सामान्य भाषा में कहते हैं, वो क्षारक जो जल में विलेय होते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। तो कहेंगे कि क्षार भी हम कह सकते हैं यहाँ पे अम्लों की ही भांति धातुओं से अपक्रिया करके लवण देते हैं बेटा, और क्या देते हैं, हाइड्रोजन न निकालते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं। तो हाइड्रोजन किस रूप में बेटा, हाइड्रोजन गैस के रूप में, याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे आइए वो सामान्य सी अभिक्रिया लिख लेते हैं। तो यह है बेटा क्षारक, और यहाँ क्या लिखेंगे, धातु, अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा, लवण, और प्लस क्या है, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन न गैस। तो इसकी एग्जाम्पल बेटा बहुत हमारे पास जो है कम है, तो एक हमारे पास यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वो क्या करता है। आइए दिखाते हैं बेटा, एक क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास सबको पता है क्षार होता है। इसकी अभिक्रिया हम लोगों ने किससे करवाई, जिंक से, क्या है, जिंक से। तो जिंक का था, जिंक का चूरा था, तो इसलिए इसके फॉर्म भी लिख दें सॉलिड फॉर्म। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो था एक्वस फॉर्म है, ये जलीय विलयन में है, मतलब घुला हुआ है। इसकी अभिक्रिया जब हुई तो बेटा हमारे पास क्या बनता है, Na2ZNO2। आपको बहुत रिलैक्स होके बता रहे हैं ना, देखिए यहाँ पे हमारे पास ये हुआ और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो बेटा बनता ये है, लेकिन अभिक्रिया अभी बैलेंस नहीं है, तो अभिक्रिया को हम बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन महाराज यहाँ पे 2 है, देखिए, तो हाइड्रोजन को 2 करने के लिए हमने यहाँ 2 से गुणा कर दिया, तो सोडियम भी 2 हो गया, देखो यहाँ सोडियम 2 है ना। ऑक्सीजन भी देखो यहाँ क्या है, 2 है, तो ऑक्सीजन भी यहाँ 2 है। जिंक बेटा देखो 1 है, जिंक भी यहाँ 1 है, तो अभिक्रिया क्या है, बैलेंस है ना। तो इसके अब हम लोग इन चीज़ों के जो अभिकारक में हमारे पास यौगिक हैं या जो उत्पाद में यौगिक हैं उनका नाम लिख देते हैं। ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसको हम लिखेंगे बेटा
सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारे पास जिंक धातु है, आपको पता है। इसका नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, इसे कहते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट बेटा, इसका नाम ज़रूर याद रखिएगा। Na2ZNO2 को हम लोग सोडियम जिंकेट कहते हैं। ये भी क्या है, एक साल्ट है, ये भी एक साल्ट होता है, ये भी एक लवण होता है। तो बच्चों हमने ये भी देखा कि चाहे अम्ल हो, चाहे वो क्या हो, क्षार हो, धातुओं के साथ अपक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण, और साथ में हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। तो अच्छा, हम लोग ये देख चुके। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप जो है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। 100 टाइम्स को जो है सब्सक्राइब ज़रूर करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो बच्चों हमने देखा कि जो है क्षारक भी क्या है, धातु से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और हाइड्रोजन गैस। लेकिन आप ये याद रखिएगा कि सभी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं करती हैं। जिंक ही है जो क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेता है, नहीं तो देखिए क्षार में भी एक सोडियम है, ये धातु है, ये भी धातु है, धातु और धातु की अभिक्रिया करने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया हुई। आप ज़रूर याद रखिएगा, यहीं पे हम लिख रहे हैं कि सभी धातुएं इस प्रकार की अभिक्रिया नहीं प्रदर्शित करती हैं। तो बच्चों आपने ये देखा, अगले जो है वीडियो में हम और भी देखेंगे क्या है, चैप्टर नंबर 2 के रिएक्शंस, जिसमें देखेंगे कि हमारे पास धातु के जो कार्बोनेट्स होते हैं, बाइकार्बोनेट्स होते हैं, वो अम्लों से किस प्रकार अपक्रिया करते हैं। तो इसके लिए आप इतना रिवाइज करिए और एनसीईआरटी पढ़िए। फिर मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।